हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल की पृष्ठभूमि। प्रत्येक युग की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप में समझने के लिए उस समय के साहित्य को तत्युगीन पृष्ठभूमि को जांचना परखना, उसके आलोक में उसका विश्लेषण करना नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि से रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक, दरबारी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक का माना जाता है। इस कालावधि में दिल्ली के सिंहासन पर मुगलों का राजत्व कायम रहा। इस काल के अंतिम भाग में दिल्ली सिंहासन पर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जाहिर करना प्रारंभ कर दिया। रीतिकाल के पूर्व सम्राट अकबर ने अपनी सहिष्णुता की नीति से हिंदू तथा मुस्लिम दोनों जातियों के पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद जहांगीर ने राज्य के संबंध में कोई योगदान नहीं दिया। रीतिकाल का वास्तविक उदय शाहजहां के राज्यकाल में ही हुआ। शाहजहां में एक और सहिष्णुता थी तो दूसरी ओर कला और संस्कृति के प्रति उदार दृष्टिकोण भी था। यह काल प्रायतः सुख, शांति और समृद्धि का काल था। ऐसी परिस्थिति में निरंकुश राजतंत्रीय शासक शाहजहां में प्रदर्शन प्रधान प्रवृत्तियों का जाग उठना स्वाभाविक था। इस प्रदर्शक प्रधान प्रवृत्ति का रीतिकालीन हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। शाहजहां 1718 ईस्वी में बीमार हुए। उन्होंने राजगद्दी के लिए लड़ते हुए हिंस्र पशुओं के समान अपने पुत्रों को देखा। दारा की हत्या के साथ समूची मानवता की मानो हत्या कर दी गई। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार करने की आकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसने उन्हें आजीवन आराम से बैठने नहीं दिया। उनकी अत्यधिक धार्मिक कट्टरता तथा अमानुषिक व्यवहारों से अनेक देशीय राजा बौखला गए। हिंदू जनता विक्षुब्ध हो उठी। इसी नीति के चलते औरंगजेब को मराठों और सिखों से चिरकाल तक लोहा लेना पड़ा। औरंगजेब सर्वदा रागात्मक तत्वों के घोर विरोधी रहे। साहित्य, संगीत, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा विलासिता के प्रति उन्हें घोर चिढ़ थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। उनके उत्तराधिकारी एकदम अयोग्य, असमर्थ, विलासी, पंगु एवं नपुंसक सिद्ध हुए। केंद्रीय शासन तंत्र ढील हो जाने पर से अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। आगरा में जाटों, राजस्थान में राजपूतों और पंजाब में बंदा बैरागी ने बहादुर शाह को बुरी तरह तंग कर रखा था। पूरे देश में फैले हुए वैमनस्य का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित करके एक प्रकार से मुगल शासन की इतिश्री कर दी। मुगल वंश के आगे के सम्राट अंग्रेजों के हाथों कठपुतलियां बनकर रह गए। राजनीति की दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और अंधकार का युग समझना चाहिए। दरबारी पृष्ठभूमि। कवि अपने आश्रय के लिए राज दरबारों की ओर उन्मुख रहता था। उसे वही पोषण मिलता था। प्राचीन काल के सम्राटों की सभाओं में विद्वान, कवि, गायक, विदूषक, इतिहास, पुराण के ज्ञाता आदि रहते थे। वे सम्राट गुणज्ञ थे, किंतु धीरे धीरे सम्राटों के गुणज्ञता क्षीण होने लगी और उनके दरबारों में रूढ़िबद्धता बढ़ने लगी। भाव की गंभीरता और व्यापकता के स्थान पर काव्यों में अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही शेष रह गई। जब शासन व्यवस्था सुदृढ़ होती है, देश में शांति और समृद्धि होती है, तब अन्य कलाओं के साथ काव्य का भी उत्कर्ष होता है। मुगल बादशाह भी काव्य कला के पृष्ठपोषक थे। नरहरि, तानसेन, गंग, बीरबल आदि अकबर के दरबारी कवि थे। जहांगीर के दरबार की शोभा पुहकर केशव मिश्र आदि कवियों से बढ़ने लगी थी।
शाहजहां के दरबार में कुलपति मिश्र, चिंतामणि और पंडित राज जगन्नाथ आदि रहते थे, किंतु औरंगजेब की कट्टरता के कारण मुगल दरबार से ये कवि और कलाकार विदा हो गए। अकबर के उत्तराधिकारी विलासी और प्रदर्शन प्रिय थे। मुगल दरबार की यह स्थिति उत्तर भारत के सभी राज दरबारों में दिखाई पड़ने लगी थी। उसके प्रभाव से देसी राजाओं में भी सुरा सुंदरी का प्रचलन बढ़ा। रीतिकालीन कवि इस दरबारी वातावरण से पूरी तरह प्रभावित हुए। रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि भी उससे अछूते न रहे। सामाजिक पृष्ठभूमि। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि पर पूर्णतः लागू होती है। मुगल वंश के ऐश्वर्य और विभव में विलासिता की प्रधानता आरंभ से ही चली आ रही थी। फिर भी बाबर, हुमायूं तथा अकबर ने अपने आप को बहुत कुछ नियंत्रित रखा था। शाहजहां की विलासप्रियता और प्रदर्शन प्रवृत्ति का तत्कालीन सामंतीय जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप पौरुष का ह्रास हुआ। अभिजात्य संस्कृति के नाम पर केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शेष रह गई। समाज का बौद्धिक स्तर भी बहुत नीचा हो गया। अनेक छोटे मोटे सामंतों के पास रखैलों की भरमार थी। समाज में एक पत्नी व्रत का अनादर हो चला था। नारी को केवल मनोरंजन और विलास की सामग्री समझा गया। सामंतीय युग दृष्टि का प्रसार उनके शारीरिक लावण्य एवं कोमलता तक ही सीमित रहा। उसकी अनुपम शक्ति संपन्न अंतरात्मा तक उसकी पैठ न हो सकी। सामंतीय जीवन का किसी संघर्ष से कोई सरोकार नहीं था। यौन संबंध में उस समय किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा जनता के जीवन के अंग बन गए थे। जनता में विलास की प्रधानता के कारण भक्ति भावना मंद पड़ने लगी थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी। जन सामान्य में अंधविश्वास तथा रूढ़ियां घर कर बैठ गई थी। समाज में बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। सर्वत्र दासियों की मांग प्रबल हो उठी। स्वार्थांध होकर विलास के उपकरण एकत्रित करना रीतिकाल के मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया। उत्तरी भारत के प्रशासनिक क्षेत्र में जागीरदारों का दबदबा रहा। श्रमिक वर्ग अत्याचार से पीड़ित था। कृषक समाज जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था। कला, कौशल और व्यापार को भी शासकों की ओर से उपेक्षित होने पर घोर आघात पहुंचा। कुल मिलाकर इस युग को विलास प्रधान युग माना जा सकता है। धार्मिक पृष्ठभूमि। धर्म भी युग धर्म से अप्रभावित नहीं रहता। रीतिकाल की राजनीतिक और समाज की स्थिति को देखते हुए धर्म के किसी उदात्त रूप की आशा केवल दुराशा मात्र है। इस युग में अंधविश्वासों, रूढ़ियों और बाह्याडंबरों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था। पंडित और मुल्ला इस क्षेत्र में सर्वोसर्वा समझे गए। उस समय की जनता के लिए उनके कथन तथा फरमान वेद वाक्य और कुरान थे। अकबर के शासनकाल में धर्म में जो उदारता और सहिष्णुता थी, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने उनके दीर्घकालीन प्रयासों को धराशायी कर दिया। दैनिक पतन के इस युग में धार्मिक भावना ने भी अपने उदात्त मूल्यों का परित्याग कर दिया था। समाज में सर्वत्र विलासिता और ऐश्वर्य प्रदर्शन का जाल बिछ गया था, जिससे धर्म के स्वरूप में काफ़ी गिरावट आ गई। मंदिरों और मठों के पुजारियों और महंतों के जीवन में दिव्य पुण्य प्रेम के स्थान पर वासना ने घर कर लिया। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य ने प्रपत्तिवाद या दास्य भक्ति का प्रचार किया था। उन्हीं के शिष्य परंपरा में आने वाले रीतिकालीन सतनामी, लालदासी और नारायणी आदि संप्रदायों के शिष्य विलास और वैभव की आराधना करने लगे। रागानुगा भक्ति में विलासिक वृत्ति के विकास का पूरा अवकाश तो था ही, उसके प्रभाव से वैधि भक्ति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बच नहीं पाए। उनके मधुरोपासना ने दरबारी श्रृंगारी काव्य को भी पीछे छोड़ दिया। भक्ति के प्रतीक लोकरंजक मर्यादा पुरुषोत्तम राम अब छैल छबीले बाके नायक बनकर सरयू के किनारे काम क्रीड़ाएं करने लगे। आदर्श की मूर्ति सती सीता अब तक
विलास प्रिय सामान्य रमणी के रूप में सामने आई। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय चल निकला, जिसके भक्त राम और सीता के संयोग लीलाओं को सखी बनाकर निहारने लगी। श्री निम्बाकाचार्य ने कृष्ण भक्ति की जिस मधुर धारा को प्रवाहित किया, उसमें दीक्षित रीतिकाल के अधिकांश भक्त और कवियों ने बाह्य विलास कलाओं के विस्तार द्वारा हिंदी काव्य को परिपूर्ण कर दिया। हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय तथा चैतन्य संप्रदाय के गोस्वामियों के मधुर रस में जिस प्रेम मूला भक्ति को स्वीकृति मिली, वही बाद में काम मूला रति में परिणत हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीतिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि भी ऐसी सुदृढ़ और उदात्त नहीं रह गई थी कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, स्वार्थपरता और नैतिक दुर्बलता को दूर करने में सक्षम होती। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकालीन कविता जिस संस्कृति की उपज थी, उस पर तत्कालीन दरबारों का गहरा प्रभाव पाया जाता है। दरबारों में ही संगीत कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का पोषण हो रहा था। मुगल दरबारों में फारसी भाषा ही प्रचलित थी। उनकी कलात्मक अभिरुचि ईरानी शैली से प्रभावित थी। हिंदू दरबारों में जिन कलाओं को संरक्षण मिला, उन पर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है, किंतु उन पर धीरे धीरे ईरानी शैली अपना रंग चढ़ाती गई। फारसी वास्तु शैली और भारतीय स्थापत्य कला के संयोग से जिस नई शिल्पकारी का जन्म हुआ था, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण ताजमहल है। इसी समय से अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। फिर भी उनमें चमत्कारपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता थी। अकबर के समय में संगीत का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। ग्वालियर के दरबार में ध्रुपद जैसे गंभीर शैली का विकास हुआ। तानसेन ने संगीत में एक कीर्तिमान स्थापित किया। जहांगीर के समय में संगीत दर्पण जैसे संगीत शास्त्र के अनूठे ग्रंथ की रचना हुई। शाहजहां के समय में गंभीरता और उदारता के स्थान पर कोमल रागों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। भारतीय संगीत फारसी प्रभाव से संपन्न होकर विलास वृत्ति प्रधान हो गया। इस युग में चतुरंगी शैली में ख्याल, तराना, सरगम और चिवट के मिश्रण से संगीत की वैचित्र्यपूर्ण रचना की जाती थी। इस तरह ललित कलाओं के विकास और ह्रास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि ये सब अपने आश्रयदाताओं की रुचियों के परिवर्तनों का प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करती है। साहित्यिक पृष्ठभूमि। साहित्य पर समाज और संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। रीतिकाल का काव्य भी अन्य ललित कलाओं की भांति सामंती परिवेश से पूर्णतः प्रभावित है। रीतिकाल का आरंभ शाहजहां के शासन के उत्तरार्ध से होता है। उस युग में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। देश से व्यापी समृद्धि एवं शांति, शाहजहां की रंगीन मिजाजी साहित्य और कला के प्रति रुचि रीतिकालीन साहित्य के लिए विकास प्रदायी हुई। प्रतिभावान कलावंतों के लिए शाह का दरबार सदा खुला था। शाहजहां आत्म प्रशंसा सुनने का अत्यंत प्रेमी था, अतः दरबार में कसीदे बड़े शान शौकत के साथ पढ़े जाते थे। तत्कालीन नवाबों, सामंतों और छोटे छोटे नरेशों में भी यह प्रवृत्ति अत्यंत जोरों पर थी। इस ओर संकेत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसा रख सकते थे, वे भी दरबार में खड़े होकर उमर दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। रीतिकालीन कवि द्वारा राधा और कृष्ण के नाम पर उतारे गए कुत्सित एवं हीन श्रृंगारी चित्रों को देखकर हम उससे खींचने और नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। इसका सारा दोष रीतिकालीन साहित्यकारों का नहीं है। इसका बहुत कुछ दायित्व तत्कालीन राजाओं की मनोवृत्ति और उस समय के चतुर्दिक व्याप्त
वातावरण पर है। हिंदी कवि को उस समय के दरबारी फारसी के कवि से होड़ लेनी चाहिए। राम और कृष्ण भारतीय नायक के आदर्श थे और नायिकाओं में सीता तथा राधा। भले ही भारतीय साहित्य में राधा का परकीय रूप प्रचलित था, परंतु उसमें भी मांसलता और चांचल्य की अपेक्षा सूक्ष्मता अधिक थी। रीतिकाल के कवि को फारसी कवि की प्रतियोगिता में आने के लिए तथा उससे बाजी मारने के लिए तत्कालीन युगीन परिवेश से बाध्य होकर राधा और कृष्ण का रूप फारसी नायक और नायिकाओं के अनुरूप गढ़ना पड़ा। हिंदी के रीतिकालीन कविता को सामंती छत्र छाया में पोषण मिला। राजस्थान के नरेशों तथा सामंतों की छत्र छाया में हिंदी कविता का दरबारी रूप पनपा। ओरछा, कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के राज दरबारों में भी वही प्रदर्शन प्रधान और श्रृंगारपरक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति रीतिकालीन काव्य धारा में होती रही। संरक्षण में पनपने के कारण उसमें गंभीर प्रेरक तत्वों का अभाव रहा और उसका स्तर छिछला बना रहा। विवेकहीन विलास उस युग का प्रधान स्वर हो गया। यही कारण रहा कि राजश्रित कवियों की वाणी वैभव और विलास की मदिरा पीकर बेसुध हो उठी। निष्कर्ष रूप में इतना कह डालना पर्याप्त है कि रीति काव्य भक्ति काव्य का ही परिविस्तार है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि भक्तिकालीन साहित्य में लोक जीवन के निकट होने के कारण भावावेग और भाव विस्तार है, जबकि रीति योगिन साहित्य सीमित परिवेश की उपज है, अतः उसमें जीवंतता का अभाव पाया जाता है।